हेलो व्यूअर्स, ये लाइव प्रोसेस का पार्ट थर्ड है। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट वन और पार्ट टू जाकर देखिए, फिर पार्ट थर्ड पे आइए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने छोड़ा था उसके आगे। जैसा कि आपको पता है बच्चों, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। फर्दर फिर हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक को फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस में। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि होलोजोइक, सेप्रोफैटिक और पैरासिटिक ये भी होते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर में। आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्लास, अच्छे से देखेंगे फोटोसिंथेसिस के बाद। चलिए समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोसेस था वो आखिर होता कैसे है। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो किसके बीच में होता है? तो प्लांट्स में होता है, ग्रीन प्लांट्स के बीच में होता है। आपको ये पहले से पता होगा। इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों, वो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझते हैं। सपोज कर लीजिए ये आपका एक लीफ है। क्या है ये? लीफ, ठीक है, पत्ता, ठीक है, प्लांट का एक पत्ता है। इसके अंदर में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और डिटेल में अगर जाएंगे हम लोग, अभी पढ़ेंगे हम लोग इसको, तो हम लोग जानेंगे कि पत्ते के अंदर में अगर हम लोग बोलें कि प्लांट का किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो किचन ऑफ द सेल बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को। हम लोग डिटेल में इसको जानेंगे। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही क्लोरोफिल नाम का एक केमिकल पाया जाता है, जो कि क्या करता है? एक पिगमेंट होता है जो कि हेल्प करता है अपन लोग को, या प्लांट को हेल्प करता है बोला जाए। किस लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। एक बार मैं दोहरा दूं, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोसेस। इसका मतलब लाइट के द्वारा जो प्रोसेस हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसमें होता क्या है, अगर डेफिनेशन का बात करें तो इसमें होगा ये कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे देख सकते हो CO2 और वाटर दोनों कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल, एंड दे फॉर्म glucose, that is called starch also, and byproduct oxygen as well as hydrogen dioxide, that means this is the water. अगर इसको क्लियर वे में बोला जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये सब चारों मिल करके कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनको बोला जाता है। रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जरूरी चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए ताकि हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो सके। ये जब चारों मिल जाते हैं बच्चों, तो मिलने के बाद ये कंप्लीट करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं वो आपको याद रखना है। पहला होता है C6H12O6, इसको बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टार्च। ग्लूकोज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, उसके बाद बाई प्रोडक्ट इसके साथ मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ऑक्सीजन, जिससे हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है। और हम लोग इसके बिना जिंदा रह ही नहीं सकते। तो प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यहाँ से हम लोग को तैयार करके दे रहा है, आप देख सकते हो। और सम मोर कुछ वाटर भी इस प्रोसेस के द्वारा निकलता है, वो भी वेपर के फॉर्म में निकलता है। और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं। होप आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ट्रांसपीरेशन, मैं बताऊंगा इसको डिटेल में फिर से, ठीक है। तो ऐसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा। तो यानी यहाँ पे जो C6H12O6 हो गया, ये प्लांट के लिए फूड हो गया, आपको पता होना चाहिए। ये ग्लूकोज है, स्टार्च है, प्लांट इसको यूज करता है फर्दर अपने बॉडी के इम्प्रूवमेंट में, स्टेम को थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए। आपने टिश्यू और सेल पढ़ा होगा 9th में, उसमें पढ़ा होगा आपने कि कैसे कैसे मेरिस्मेटिक सेल क्या होते हैं, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, सारी चीज़ आपने 9th में पढ़ा होगा अच्छे से डिटेल में, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। फिलहाल आपको यही समझना है कि जो C6H12O6 है यानी स्टार्च, ये क्या करता है? प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। बस इतना ही समझना है। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखने की कोशिश करना कैसे हो रहा है ये सारा प्रोसेस। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा ये सन है। दिख रहा है क्या बच्चों? ये क्या है बच्चों? सन है। अब ये सन क्या कर रहा है आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। सन जो है सनलाइट दे रहा है। क्या दे रहा है? सनलाइट। किसको दे रहा है? लीफ को। और लीफ के अंदर में क्लोरोफिल होता है, साथ में इसी में प्रेजेंट होते हैं
क्या, वाटर जो कि रूट्स के थ्रू आते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से भी ले रहा है। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके, ये चारों चीज़ों को मिलाने के बाद ये क्या बनाता है, तो स्टार्च फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, स्टार्च। अभी मैंने बताया था C6H12 और O6, ये केमिकल फार्मूला आपको याद रखने हैं, और वो जो मैंने अभी रिएक्शन बताया उसको भी आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो रिएक्शन, आपको करना है। ओके बच्चों, ठीक है, ये समझ में आ रहे होगे आप लोग कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। चलिए अब समझते हैं बच्चों कि हमारा जो अगला टॉपिक था, आपको याद होगा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रो वर्ड का मतलब ही होता है डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट। जब हम अपने आहार के लिए, अपने खानों के लिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं और वो जो प्रोसेस करते हैं उस वक्त, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी हेट्रो का मतलब डिफरेंट, बस इतना याद रखना है आपको, और न्यूट्रिशन का मतलब हो गया एनर्जी गेन करना। आपको बताया था एक प्रोसेस होता है न्यूट्रिएंट के थ्रू क्या, एनर्जी को गेन करना। लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से इसको इन्फॉर्म किया है, आपको बताया है। ठीक है, तो होप आपको पता होगा। अब चलिए आप सीखते हैं बच्चों कि ये होलोजोइक और ये जो पैरासाइटिक है, ये कैसे न्यूट्रिशन होते हैं, ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज होलोजोइक, सेकंड वन इज सैप्रोफाइटिक, थर्ड वन इज पैरासाइटिक। एक एक करके डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश ड्यूल लैंग्वेज में। समझते हैं पहले होलोजोइक को। होलोजोइक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं एक ट्रिक देता हूँ, याद रखना। एच से होलोजोइक होता है बच्चों, और एच से ह्यूमन होता है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। एच से होलोजोइक, एच से ह्यूमन। ह्यूमन मतलब हम लोग हैं क्या, बिल्कुल। यानी हम लोग के अंदर में जो न्यूट्रिशन होता है, जो हम लोग प्रोसेस करते हैं न्यूट्रिशन से एनर्जी गेन करने का, वो कौन सा प्रोसेस है, तो आप बोलोगे सिंपल होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलोगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जनरली अगर देखा जाए तो इससे एग्जाम्पल हो जाएंगे अमीबा। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। और साथ ही साथ एनिमल्स में स्पेशली जितने भी एनिमल्स हैं, लगभग सारे मैमल्स या फिर एम्फीबियंस या जितने भी एनिमल्स हैं, आप बोल सकते हो सारे के सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन लगभग करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको सबको मानकर चलना है। कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह होता है बच्चा, कुछ ना कुछ अपवाद तो हर जगह आपको पाया जाएगा, एक्सेप्शन होगा ही होगा। फिर भी देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते किसको है। आप खाना खाते हो क्या, आप समझो एक गोलू है, क्या है, एक गोलू नाम का लड़का है। वो खाना खाया, समोसा देखा और समोसा को जल्दी से घटक गया। सोचा कि उसका भाई खा ना जाए, जल्दी से को घटक जाओ। आपने खाना तो खा लिया और समोसा तो खा लिया। अब बताओ, ये जो गोलू खाया उस समोसे को, समोसा तो खड़े चल गया आलू के साथ, थोड़ा मोड़ा ही चिबाया, पूरा ग्राइंड भी नहीं किया खाने को, और वो निगल गया। अब बताइए वो खाना जो है कैसा खाना है, वो कॉम्प्लेक्स है, सॉलिड खाना है। वो खाना हमारे बॉडी के लिए अभी पूरा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उससे अभी हम लोग एनर्जी गेन नहीं कर सकते हैं। वो अंडर द डाइजेशन प्रोसेस होगा, और जाने के बाद वो सिंपलर फूड में कन्वर्ट होगा। यानी अब आपको समझना होगा कि जो खाना आप लेते हो, यानी एनिमल्स जनरली जो खाना खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कैसा फूड होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब सॉलिड फूड, समझ रहे हो ना, ऐसे। और जब वो खाना हमारे पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, तो जाने के बाद वो स्टमक में जाके, गोलू के स्टमक में वो खाना डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट में होने के बाद वो फिर चेंज होता है किसमें, सिंपलर फूड में। सिंपलर फूड किसको बोलते हैं, अगर सिंपलर फूड का बात करें तो सिंपलर फूड आपको समझना है कि C6H12O6, यानी ये हमारे लिए डायरेक्ट खाना होता है, यानी ग्लूकोज। होप आपको पता होगा, जब आप स्कूल में होते होगे तो जब रनिंग होता था, एथलीट्स वगैरह जो रनिंग करते हैं, तो दौड़ने के दौरान आप लोग देखे होंगे कि टीचर्स उनको, या फिर जो भी वहाँ पे ग्राउंड में होते हैं स्टाफ, वो उनको ग्लूकोज देते हैं। क्यों देते हैं ग्लूकोज, बताइए जरा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज से उनको इमीडिएट एनर्जी मिलता है। आप तुरंत अगर वहाँ पे समोसा खाओगे ग्राउंड में दौड़ते दौड़ते, तो आपको तुरंत एनर्जी नहीं मिलेगा, उल्टे आप थक जाओगे, क्योंकि डाइजेशन में समय लगेगा। पर वहीं पे आप ग्लूकोज अगर तुरंत खाते हो, गोलू अगर ग्लूकोज डायरेक्टली खाता तो उसको तुरंत एनर्जी मिलता और उछलना चालू कर देता। होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो दो तरह के फूड होते हैं, होलोजोइक पढ़ने से पहले आपको आने चाहिए। एक होता है कॉम्प्लेक्स फूड, दैट इज कॉल्ड सॉलिड फूड, सिंपल बोला जा सकता है इसको, सॉलिड फूड। और एक होता है सिंपलर फूड। क्या होता है, सिंपलर मतलब सिंपल फूड, यानी कि लिक्विड वाला जितना भी खाना है। होप आपको पता होगा, जब आपका पेट खराब होता है तो जनरली डॉक्टर क्या प्रीफर करते हैं, पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, ठीक है, सॉलिड फूड कम खाइए। क्यों, क्योंकि डाइजेशन में प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है आपके पेट में, और वो फर्दर एनर्जी बना नहीं पाता है। पर आप जब लिक्विड फूड लेते हो तो होता क्या है, आपके बॉडी में वो लिक्विड फूड जाता है, और जाने के बाद वो अच्छे से डाइजेशन हो जाता है। उसका डाइजेशन क्या होना है, तो ऑलरेडी लिक्विड फूड है, और उससे इमिडिएटली हमको एनर्जी मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता क्या है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एनिमल्स हैं वो सॉलिड फूड को खाते हैं, और उसको ब्रेक डाउन किया जाता है
बॉडी के अंदर में। समझ पा रहे होगे होप, हमको लग रहा है ऐसा समझ में आ रहा होगा। तो अब जब भी खाना खाइए अच्छे से उसको ग्राइंड करके खाइए, अब डायरेक्टली नहीं खाइएगा गोलू के जैसे कि समोसा देखा और खा गए। आगे बढ़ते हैं सेप्रोफैटिक में। नाम से पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा तो मैं समझा देता हूँ। सेप्रोफैटिक के एग्जाम्पल पहले देखो ताकि आपको आइडिया खुले बच्चों। फंगी इसका एग्जाम्पल है। फंगस क्या होता है? मशरूम खाते हो क्या आप? मशरूम बिल्कुल खाते होगे, मशरूम देखे होगे, इस टाइप का मशरूम होता है ना। बहुत मेरा खराब फिगर है बच्चों, मैं बनाता हूँ, पता है मुझे, बस इतना जान लो ये मशरूम है। क्या बच्चों? मशरूम। तो मशरूम क्या होता है बच्चों, आपको अगर पता चले तो मशरूम खाना छोड़ दो। मशरूम डेड और डिकेइंग चीज़ों पे जन्म लेता है। डेड और डिकेइंग मतलब सड़े गले चीज़ों पे जन्म लेता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कोई चीज़ मर जाता है, सड़ जाता है, चाहे लकड़ी सड़े या गोबर या काऊ डंक, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, उसके ऊपर मशरूम क्या होता है, जनरेट होता है, आपको पता होना चाहिए। तो सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन कैसे हो गए? इसमें हम लोग मतलब कौन, फंगी का बात हो रहा है। हम लोग मतलब हम लोग तो एनिमल यहाँ थे, हम लोग तो होलोजोइक पे डिपेंडेंट है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग आते हैं। सेप्रोफैटिक में वो लोग आते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट हैं? डेड और डिकेइंग मैटर पे, यानी मरे गले सड़े चीज़ों पे जो डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है, वो किसके अंडर में आएंगे, कैसा न्यूट्रिशन वो लेंगे? सेप्रोफैटिक। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो याद रखिएगा, मरे गले चीज़ों पे जो प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन जो वो ले रहे हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को बोला जाता है सेप्रोफैटिक। लास्ट है बच्चों पैरासाइटिक। पैरा का मतलब क्या होता है? आपने इंडियन आर्मी के बारे में सुना होगा, पैरा कमांडो के बारे में, थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूँ बच्चों। पैरा का मतलब होता है बाहरी, पैरा पैरा मतलब होता है आउटर, यानी वो कहीं से भी कूद जाता है, इंडियन आर्मी का जो कमांडो है। अभी इसका रिलेशन कुछ यहाँ पे नहीं है, बस इतना आपको समझना है कि पैरा का मतलब होता है बाहरी यानी बाहर, ठीक है, और सेटिक तो बाकी प्रोसेस है न्यूट्रिशन का। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए, मस्त खाने के लिए डिपेंड करे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, हेटरोट्रॉपिक का मतलब तो यही होता था, कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। तो पैरासिटिक भी उसी टाइप का है। अगर मैं आपको बताऊं इसका एग्जांपल देके तो आपको एक बार में समझ में आएगा, देखना कैसे। इसमें क्या किया था हमने? सॉलिड फूड को खाया था। इसमें क्या किया था हमने? मरे हुए चीज़ों को खाया था। याद रखना आप लोग, हमने नहीं खाया था, जो प्रोसेस करते हैं उन्होंने खाया था। पैरासाइटिक में क्या होगा? ये बाहरी लोगों पे डिपेंड करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। जैसे कि आपके बालों में पता नहीं जू है कि नहीं, अगर होंगे तो आपको पता होगा, बहुत परेशान करते हैं वो लोग। क्यों करते हैं? जू करते क्या है, जू होता क्या है, जिनको टीक बोला जाता है इंग्लिश में, TICKS, ये करते क्या है, हमारा खून जो है फीड करते हैं, हमारे खून से वो अपना फीडिंग करते हैं, अपना खाना पेट भरते हैं। मॉस्किटो याद होगा आपको, मच्छर पता होगा, मॉस्किटो, वो भी अपने आहार के लिए, स्पेशली फीमेल मॉस्किटोज, हम लोग पे डिपेंडेंट करती है, यानी एनिमल्स पे डिपेंडेंट करती है। क्यों? हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लोग अपना आहार हम लोग से लेती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो आपको पता चल रहा होगा पैरासाइटिक के बारे में। यानी पैरासाइटिक का मतलब होता है, इसमें एक होस्ट वर्ड होता है, एक होता है होस्ट। घोस्ट नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, भूत नहीं बोल रहा हूँ मैं, होस्ट बोल रहा हूँ। होस्ट होता है, और एक क्या होता है? गेस्ट। हाँ, गेस्ट नहीं बोल सकते हो, बस बोल सकते हो कि हाँ गेस्ट बोल सकते हो, चलो। तो होस्ट क्या करता है, और जो फीड कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? तो आपके बाल में अगर सिर पे जू है तो जू क्या हो जाएगा? जू हो जाएगा आपसे एनर्जी लेने वाला, ठीक है। तो जू कैसा होगा, वो कैसा एनर्जी ले रहा है, किस तरह का न्यूट्रिशन ले रहा है? तो जू जो है, टिक जो है, जिसको ढील भी बोलते हैं आप लोग, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कर रहा है। कैसा न्यूट्रिशन कर रहा है? पैरासिटिक। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे ऐसे करके आप सीख सकते हो। प्लांट्स में भी पैरासिटिक प्लांट होते हैं, उसको भी आप लोग देखोगे, और मैं इसका एक इमेज लाऊंगा अगले लेक्चर में, तो आप देखना। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस करना था। होप आपको समझ में आया होगा पूरा लेक्चर। इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, आपको पक्का याद हो जाएगा ये सारा, ठीक है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में इस्तेमाल करके मैंने बताया है, ज़्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश नहीं की है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा होप, ठीक है। तो कोशिश करिए समझने की, और नोट्स ज़रूर बनाइए, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। और पढ़ते रहिए बस। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।